दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जासूस से व्लादिमीर पुतिन कैसे रूस के राष्ट्रपति बन गए। आज हम बात करेंगे पुतिन के पूरे सफर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले रूस की बात करें तो रूस क्षेत्रफल या फिर एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। दोस्तों रूस की लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो वो लगभग 22,000 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही रूस की समुद्र तट की लंबाई लगभग 37,700 किलोमीटर है। दोस्तों रूस की सीमाएं लगभग 14 देशों के साथ मिलती हैं। रूस की ज्यादा हिस्ट्री को ना देखते हुए हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके साल 1945 में आते हैं। यहाँ पर जर्मनी के हार के बाद शुरू होती है कोल्ड वॉर और इस कोल्ड वॉर के एक छोर पर था रूस और दूसरी छोर पर था पूरा वेस्ट, और वेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका। रूस या फिर उस समय के सोवियत संघ में 1953 में स्टालिन की मौत हो जाती है। इसके बाद साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम आ जाते हैं साल 2000 में। साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद आगे चलें तो 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही आप सभी लोगों को पता है साल 2022 से रूस की लड़ाई यूक्रेन के साथ चल ही रही है। दोस्तों कोल्ड वॉर के बाद की बात करें तो वेस्ट के साथ रूस की यह पहली मुठभेड़ है और इसमें पूरा वेस्ट रूस को अलग थलग करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। चलिए रूस की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। रूस के अगर आधिकारिक नाम की बात करें तो रूस का नाम है रशियन फेडरेशन। आबादी की बात करें तो लगभग 14.5 करोड़ की आबादी यहाँ पर रहती है और इस आबादी में महिलाओं की आबादी 8% पुरुषों की आबादी से ज्यादा है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की आधिकारिक भाषा रशियन है जहाँ लगभग 85% लोग रशियन भाषा बोलते हैं। दोस्तों शहरों की बात करें तो रूस की लगभग 75% जनता शहरों में रहती है। धार्मिक बंटवारे के हिसाब से रूस में 72% लोग क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके बाद 10% मुस्लिम धर्म है। दोस्तों रूस की करेंसी रूबल है और इसके साथ ही दिल्ली से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी लगभग 4,340 किलोमीटर है। दोस्तों टाइम जोन की बात करें तो रूस में किसी भी देश से सबसे ज्यादा टाइम जोन है। रूस में पूरे 11 टाइम जोन चलते हैं। भारतीयों की बात करें तो रूस में इस वक्त लगभग 30,000 भारतीय रह रहे हैं। भारत और रूस के बीच का टोटल व्यापार लगभग 13.1 बिलियन डॉलर है। भारतीय करेंसी में इसको चेंज करें तो लगभग 1,87,000 करोड़। दोस्तों भारत रूस से मुख्यतः हथियार और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसके साथ ही हम रूस को इलेक्ट्रिकल्स, दवाइयाँ, चाय और कॉफ़ी ऐसे सामानों को निर्यात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं रूस के पॉलिटिकल सिस्टम की। रूस में ताकत 3 हिस्सों में बटी हुई है, राष्ट्रपति और उसके बाद सरकार और न्यायपालिका। दोस्तों रूस में भी भारत की तरह ही राज्य होते हैं और हर राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और साथ ही सेना के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। दोस्तों रूस में प्रधानमंत्री का पद भी होता है लेकिन असली ताकत राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा ताकत होने का कारण यह है कि वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है। दोस्तों रूस के पूरे इतिहास की बात करें तो स्टालिन के बाद सबसे ताकतवर नेता व्लादिमीर पुतिन ही हैं। व्लादिमीर पुतिन साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बनते हैं और तब से लेके आज तक पुतिन सत्ता के केंद्र में हैं। दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करवा दिया, उद्योगपतियों को अपने पाले में कर लिया और इसके बदले में उनके धन और प्रभाव का राजनीतिक फायदा उठाया। दोस्तों रूस में पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने अपने दोनों कार्यकाल पूरे कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वास पात्र दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों राष्ट्रपति तो दिमित्री मेदवेदेव थे
लेकिन सत्ता की चाबी या फिर कहें पावर पुतिन ने अपने हाथ में ले रखी थी। और इसके बाद जब उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनना था, उन्होंने सारे नियम ही चेंज कर डाले। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उन्होंने जनता को अपने पाले में करने के लिए न्यायपालिका, प्रेस और दूसरी संस्थाओं को कमजोर किया है। दोस्तों, फिलहाल की व्यवस्था की बात करें तो 2036 तक अब वे ही राष्ट्रपति रहने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की कि कैसे आखिर वे एक मजदूर के बेटे होने के बाद इतने शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन के पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे। दोस्तों, पुतिन की बात करें तो वो केजीबी में एक जासूस थे। केजीबी सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी थी और अपने वक्त में केजीबी में रहते हुए वे जर्मनी में तैनात थे। दोस्तों, जर्मनी में उस समय 2 जर्मनी हुआ करते थे, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट था और वहीं वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट था। और बाद में जब ये बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक हो गए और इस वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर पुतिन वापस रूस लौट आए। सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां के राष्ट्रपति के स्टाफ में वे शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आज के दौर में पुतिन रूस के सबसे बड़े नेता हैं और वे सबसे बड़े नेता ऐसे ही नहीं बन गए। उन्होंने अपने करीबियों के इर्द गिर्द हमेशा ये बात फैलाए रखी कि पुतिन सख्त कार्रवाई से डरते नहीं हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, एक बार मॉस्को के थिएटर में आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनवा दिया था, तो इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे थिएटर में जहरीली गैस छुड़वाकर एक सैनिक अभियान चला दिया। संदेश यह था कि पुतिन कभी भी सख्त कार्रवाई से डरते नहीं हैं और किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकते हैं। दोस्तों, 2008 में व्लादिमीर पुतिन ने अलगाववादियों पर कार्रवाई के नाम पर जॉर्जिया पर हमला कर दिया और जॉर्जिया के काफी हिस्से को कब्जा लिया। इसके बाद 2014 में पुतिन ने क्राइमिया पर हमला किया और उसे कब्जा लिया और इसके अगले साल दुनिया की राय की परवाह न करते हुए सीरिया में बशर अल असद के पक्ष में फौज रवाना कर दी और उन्हीं की बदौलत असद बच भी पाए। इस तरह व्लादिमीर पुतिन ने अपने लिए एक सुपरमैन की छवि गढ़ ली थी। दोस्तों, 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तब भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी सुपरमैन की छवि के भरोसे थे और सभी का ये मानना था कि 1 या 2 हफ्ते में रूस ये जंग जीत जाएगा और यूक्रेन को कब्जा लेगा। लेकिन अब इस युद्ध को लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम निश्चित नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस एक आक्रमण के चलते पुतिन के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ चुकी हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनकी सरकार के खिलाफ ही उनके भरोसेमंद वैगनार की बगावत हो गई। रूस को G7 से निकाल दिया गया। दुनिया भर में रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और हालात अब इतने खराब हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं की थी, उस समय सोवियत संघ, जो कि अब का रूस है, वही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत की भरपूर मदद की। दोस्तों, रूस ने भारत की हर तरह से मदद की है, चाहे वो रक्षा सौदे हो या सामरिक महत्व के परमाणु कार्यक्रम हो या फिर स्पेस प्रोग्राम हो। इन सभी क्षेत्रों में रूस ने भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है। दोस्तों, 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से अपना नौसैनिक बेड़ा भारत के विरुद्ध भेजने की बात कही तो रूस ने तुरंत ही भारत के समर्थन में अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेज दी थी। इसके साथ ही अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग के मामले में भी रूस और भारत की मित्रता लगभग 40 साल पुरानी है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस ने ही लॉन्च किया था और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा को भी सोवियत संघ ने ही अंतरिक्ष में भेजा था। इसके साथ ही रूस भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान पर भी काम कर रहा है। गगनयान में भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि साल 2024 तक
ये गगनयान प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, रूस और उससे पहले सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की हमेशा से वकालत करता रहा है। भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को रूस ने कई बार वीटो किया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने लगातार शांति का आह्वान किया है। चूंकि रूस पर कई देशों के प्रतिबंध लग चुके हैं, तो भारत ने भी समय समय पर रूस की मदद की है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।